लड़की, रुक जा वहीं। मेरे ही घर में चोरों की तरह दुबक कर रहने की जरूरत कैसे हुई तुम्हारी? माफ कर दीजिए साहब, मजबूरी थी। मेरे बच्चों के पास सिर छुपाने की कोई जगह नहीं थी। शहर के मशहूर बिजनेसमैन विक्रम प्रताप सिंह की दहाड़ रुद्र पैलेस की पुरानी और ऊंची दीवारों से टकराकर वापस गूंजी। ये आवाज इतनी खौफनाक थी कि दीवारों पर जमी धूल भी कांप उठी। विक्रम प्रताप, जिनके पास जमीन और जायदाद का कोई अंत नहीं था, लेकिन जिनका दिल आज एक बंजर और वीरान खंडर बन चुका था। 4 साल पहले एक भयानक सड़क हादसे ने उनकी पत्नी माया को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया था। माया को शहर की चकाचौंध से नफरत थी। उन्हें सादगी, पहाड़ और गांव की ताज़ी हवा पसंद थी। इसीलिए विक्रम ने उनके लिए ये रुद्र पैलेस नाम की विशाल हवेली बनवाई थी। लेकिन माया की मौत के बाद विक्रम ने इस हवेली के भारी भरकम दरवाजों पर ताला लगा दिया था और खुद को काम के नशे में डुबो लिया था। आज माया की चौथी पुण्यतिथि थी। दोपहर की कड़ी धूप में विक्रम की काली आलीशान एसयूवी जब कच्चे रास्तों से गुजरती हुई हवेली के मुख्य द्वार की ओर मुड़ी, तो उड़ती हुई धूल के गुबार ने पीछे के सारे दृश्यों को धुंधला कर दिया। इंजन की गड़गड़ाहट उस सुनसान गांव की खामोशी में एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे विक्रम के मन में यादों का तूफान चल रहा था। गाड़ी से उतरते ही विक्रम ने गहरी और ठंडी सांस ली। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ की वीरान हवा उनके भारी मन को कुछ सुकून देगी, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र हवेली के मुख्य द्वार पर पड़ी, उनके कदम ठिठक गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। ये क्या है? उनके होठों से अविश्वास भरा एक सवाल बुदबुदाहट बनकर निकला। जिस विशाल लोहे के गेट को उन्होंने जंग लगा और बेदरंग छोड़ा था, वो अब ताजे नीले रंग से चमक रहा था, वही नीला रंग जो माया का पसंदीदा था। विक्रम की भौहें तन गईं। जहां जंगली झाड़ियां और खरपतवार होनी चाहिए थीं, वहां अब करीने से कटी हुई हरी घास और गेंदे के खिले हुए पीले नारंगी फूल थे। हवेली की खिड़कियां, जो धूल की मोटी परत से ढकी होनी चाहिए थीं, दोपहर की धूप में शीशे की तरह चमक रही थीं। एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। क्या कोई उनकी अनुमति के बिना उनकी यादों के इस मंदिर में प्रवेश कर चुका था? क्या किसी ने इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया था? गुस्सा और जिज्ञासा के मिले जुले भाव के साथ विक्रम ने गेट को धक्का दिया। लोहे का भारी गेट बिना किसी चरमराहट के सुगमता से खुल गया, जैसे किसी ने हाल ही में उसके कब्जों में तेल डाला हो। भीतर कदम रखते ही उन्हें बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। ये आवाज इतनी जीवंत थी कि विक्रम को लगा शायद वो कोई भ्रम देख रहे हैं। वो तेज कदमों से बरामदे की संगमरमर की सीढ़ियां चढ़े और खुले हुए मुख्य दरवाजे पर आकर रुक गए। सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके आलीशान दीवान खाने में, जहां केवल सन्नाटे और यादों का राज होना चाहिए था, वहां जीवन धड़क रहा था। एक छोटी बच्ची पिंकी, जिसकी उम्र मुश्किल से 4-5 साल होगी, हाथ में एक पुरानी गुड़िया लिए सोफे के चारों ओर दौड़ रही थी। फर्श पर बिछे कीमती कालीन पर एक नन्हा बच्चा चीकू घुटनों के बल चल रहा था, और वहां सोफे के पास खड़ी एक युवा महिला सुमन बड़े ही सलीके से माया की तस्वीर पर चढ़े पुराने मुरझाए फूलों को हटाकर ताजे चमेली के फूलों का हार चढ़ा रही थी। कमरे में बासी और सीलन भरी हवा की जगह ताजे पके हुए शुद्ध भोजन और अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू महक रही थी। विक्रम के भारी जूतों की आवाज सुनकर सुमन ने झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए जो सुकून था, वो विक्रम के कठोर चेहरे को देखते ही गहरे डर और आतंक में बदल गया। उसके हाथ कांपने लगे और फूलों की थाली उसके हाथ से छूट गई। ताजे चमेली के फूल सफेद बर्फ की तरह फर्श पर बिखर गए। आप कौन हैं? विक्रम की आवाज में वो कड़ापन था जो उनके भीतर के बरसों पुराने दर्द को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और आप मेरे घर में, मेरी निजी संपत्ति में क्या कर रही हैं? क्या आपको पता है कि बिना इजाजत किसी के घर में घुसना एक अपराध है? सुमन का चेहरा डर के मारे कागज की तरह सफेद पड़ गया। वो कांपते हाथों को जोड़ते हुए हड़बड़ी में आगे बढ़ी। माफ कर दीजिए साहब, मैं सब समझाती हूँ, मुझे गलत मत समझिए। विक्रम का गुस्सा अब उफान पर था। वो यहाँ शांति की तलाश में आए थे, अपनी पत्नी की यादों के सागर में डूबने, लेकिन यहाँ तो किसी अजनबी ने उनकी पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। क्या समझाओगी तुम? ये सीधा सीधा अवैध प्रवेश है, ट्रेसपासिंग। मुझे अभी के अभी पुलिस को बुलाना होगा। तुम जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया में अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस का नाम सुनते ही नन्ही पिंकी दौड़कर अपनी मां के पल्लू के पीछे छिप गई और नन्हा चीकू डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। सुमन की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो घुटनों के बल बैठ गई, जैसे जीवन के बोझ ने उसे पहले ही बहुत बार धराशायी कर दिया हो। नहीं साहब, हाथ जोड़ती हूं, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, सुमन गिड़गिड़ाई। उसकी आवाज में एक मां की चरम बेबसी थी। मेरे पति की एक कारखाने में दुर्घटना में मौत हो गई। ठेकेदार ने एक पैसा नहीं दिया। मकान मालिक ने हमें इस कड़कती ठंड और बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। हमारे पास सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं इन मासूमों को लेकर कहाँ जाती? ये हवेली सालों से बंद थी, खंडहर बन रही थी। मैंने सोचा बस कुछ दिन, जब तक मुझे कोई छोटा मोटा काम या सिर छिपाने को कोई और छत नहीं मिल जाती।
उसकी बातें विक्रम के कानों में गूंज रही थी, लेकिन उनका दिल अभी भी पत्थर की तरह सख्त था। उन्हें लगा कि ये सब सहानुभूति बटोरने का एक नाटक है। तभी अपनी माँ के पीछे छिपी नन्ही पिंकी ने अपनी मासूम आवाज में धीरे से पूछा, माँ, क्या हम फिर से उस बस स्टैंड के पीछे कचरे के पास सोने वाले हैं? वहां बहुत मच्छर काटते हैं माँ। फिर से इस एक शब्द ने विक्रम के अहंकारी दिल पर हथौड़े की तरह चोट की। अचानक उनकी आंखों के सामने माया का चेहरा आ गया। माया, जो हमेशा कहती थी कि विक्रम, घर ईंटों से नहीं, उसमें रहने वाले लोगों की सांसों और खुशियों से बनता है। माया कभी भी किसी भी बेसहारा को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं जाने देती थी। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींची और अपनी आंखों को एक पल के लिए कसकर बंद किया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका गुस्सा कुछ हद तक पिघल चुका था, लेकिन उनका अहंकार अभी भी संघर्ष कर रहा था। तुम्हें पता है सुमन कि ये एक संगीन अपराध है, विक्रम ने अपनी आवाज को थोड़ा संयत करते हुए कहा। जानती हूं साहब, लेकिन मेरे बच्चों की भूख और इस सर्दी ने मुझे अपराधी बना दिया। मुझे बस 10 दिन दे दीजिए, मैं वादा करती हूं हम बिल्कुल चुपचाप रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। मैं इस घर की ऐसी सेवा करूंगी जैसे ये मेरा मंदिर हो। विक्रम ने एक नज़र उस ताज़े नीले गेट की ओर देखा, फिर साफ सुथरे कमरे और अंत में उस बेबस माँ की ओर देखा। उन्होंने एक लंबी और भारी सांस ली। ठीक है, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम और तुम्हारे बच्चे मेरी नज़रों से कोसों दूर रहोगे। मैं यहाँ अपनी पत्नी की याद में आया हूँ, मुझे कोई शोर, कोई बच्चों का रोना या खिलखिलाना नहीं चाहिए। तुम लोग पीछे के नौकरों वाले टूटे फूटे क्वार्टर में रहोगे। मुख्य हवेली में तुम्हारा आना वर्जित है। सुमन ने राहत की सांस ली और अपने बच्चों को अपनी छाती से लगा लिया। भगवान आपका भला करे साहब, हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ये शांति बहुत संक्षिप्त थी। अगले ही पल हवेली का मुख्य दरवाजा एक जोरदार और कर्कश आवाज के साथ खुला। वहां हवेली का वर्षों पुराना और भ्रष्ट चौकीदार रघु खड़ा था। उसका चेहरा क्रोध और लालच से लाल हो रहा था। साहब, ये सब क्या है? ये औरत और इसके बच्चे? मैंने इसे 1000 बार बाहर रहने के लिए कहा था। इसने मेरी चाबियां चुराकर या ताला तोड़कर यहाँ कब्जा किया है। ये एक चोरनी है साहब। रघु की आवाज में एक अजीब सा डर था कि कहीं उसकी चोली पकड़ न जाए, क्योंकि उसने सालों से हवेली के सामान को धीरे धीरे बेचा था। विक्रम ने रघु की आंखों में झांका। रघु, तुम्हारी जिम्मेदारी हवेली के बाहर की थी। तुम्हें यहाँ साफ सफाई और रखरखाव करना था, जिसके पैसे तुम हर महीने लेते रहे। लेकिन यहाँ तो जंगल उगाया था। और यह औरत जिसे तुम चोरनी कह रहे हो, इसने मेरे घर को उस हाल में पहुंचाया है जैसा माया चाहती थी। आज से सुमन और इसके बच्चे 10 दिनों के लिए मेरे मेहमान हैं। अब तुम बाहर जाओ और गेट पर पहरा दो। रघु अपमानित महसूस कर रहा था। वो जाते जाते बुदबुदाया, साहब, आप पछताएंगे, ये लोग जमीन हड़पने वाले हैं। अगले कुछ दिन विक्रम के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। वो हवेली की ऊपरी मंजिल के अपने बड़े कमरे में खुद को कैद रखते। वो चाहते थे कि वो अपनी पत्नी के गम में डूबे, लेकिन नीचे से आती बच्चों की बहुत हल्की खिलखिलाहट और सुमन के भजनों की धीमी आवाज उनके अकेलेपन की दीवार को धीरे धीरे तोड़ रही थी। सुमन अदृश्य रहकर भी अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही थी। वो रोज सुबह चुपचाप विक्रम के दरवाजे के बाहर उनकी पसंद की अदरक वाली चाय और ताज़ा नाश्ता रख देती। विक्रम ने कई बार सोचा कि उसे डांटे, लेकिन उस चाय का स्वाद बिल्कुल माया के हाथों जैसा था। एक रात पहाड़ों पर मौसम अचानक बदल गया। तेज कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। विक्रम को अचानक सीने में तेज दबाव और जलन महसूस हुई। उनका अस्थमा का दौरा पड़ गया था। वो पसीने से भीग गए और बिस्तर से नीचे गिर पड़े। उनका ब्रीदिंग पंप पास की मेज पर रखा था, लेकिन वो उसे उठाने में असमर्थ थे। उनकी आवाज हलक में ही दब गई थी। उन्हें लग रहा था कि आज उनकी आखिरी रात है। ठीक उसी पल सुमन, जो नीचे रसोई में बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी, उसे ऊपर से कुछ गिरने की भारी आवाज सुनाई दी। वो बिना एक पल सोचे, नियमों की परवाह किए बिना ऊपर की ओर भागी। उसने विक्रम को फर्श पर तड़पते देखा। सुमन घबराई नहीं। उसने तुरंत पंप उठाया और विक्रम के मुंह में लगाया। उसने उनके सीने को हल्के हाथों से रगड़ा और उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर बिठा दिया। उसने पूरी रात उनके सिरहाने बैठकर उन्हें हवा की और उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो विक्रम की आंख खुली। उन्होंने देखा कि सुमन फर्श पर ही बैठी बैठी सो गई थी और उसका हाथ अब भी विक्रम के कंबल के एक कोने को थामे हुए था। विक्रम के पत्थर जैसे दिल में पहली बार एक दरार पड़ी। उन्हें महसूस हुआ कि जिसे वो बोझ समझ रहे थे, उसी ने आज उनकी जान बचाई है। सुमन, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में पुकारा। सुमन हड़बड़ा कर उठी। साहब, आप ठीक है? मैं डॉक्टर को बुला लाऊं? गांव का वैद्य पास ही रहता है। नहीं सुमन, मैं ठीक हूं। तुम रात भर यहां थी? साहब, सेवा करना हमारा धर्म है। आपने हमें छत दी, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? 10 दिन पूरे हो गए। 11वें दिन की सुबह सुमन ने अपना छोटा सा पोटली जैसा सामान समेटा और बच्चों का हाथ पकड़कर हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई। वो विक्रम के पास विदा लेने आई। साहब, 10 दिन पूरे हो गए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब हम जा रहे हैं। विक्रम अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने हवेली के उस ताजे नीले गेट को देखा, उन फूलों को देखा, फिर सुमन की थकी हुई लेकिन ईमानदार आंखों में झांका। कहाँ जाओगी सुमन?
क्या तुम्हारे पास कोई ठिकाना है? पता नहीं साहब, पर भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला सुनाया। सुमन, तुम कहीं नहीं जाओगी। माया हमेशा कहती थी कि यह हवेली तभी खुशहाल होगी जब इसमें किसी जरूरतमंद की दुआएं होंगी। इन 10 दिनों में तुमने इस मृत हवेली में फिर से जान फूंक दी है। तुम आज से इस रुद्र पैलेस की अधिकृत केयरटेकर हो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहीं रहना होगा। बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च मेरा ट्रस्ट उठाएगा और तुम्हें सम्मानजनक वेतन मिलेगा। तभी वहां चौकीदार रघु गांव के कुछ शरारती तत्वों के साथ आया ताकि वो सुमन को जलील करके बाहर निकाल सके। रघु चिल्लाया, साहब, इस औरत को बाहर फेंकिए, ये दायन है, इसने आप पर जादू कर दिया है। विक्रम बाहर निकले और उनके चेहरे पर वही पुराना ठाकुर वाला तेज था। उन्होंने गरजते हुए कहा, रघु, अपनी सीमा मत लांघो। सुमन अब इस घर की सदस्य है और तुमने सालों से यहां चोरी की है। मेरे पास सारा हिसाब है। अगर अब यहां दिखे तो जेल की हवा खाओगे। निकलो यहां से। रघु और उसके साथी दुम दबाकर भाग खड़े हुए। विक्रम ने नन्हे चीकू को अपनी गोद में उठाया और 4 साल बाद पहली बार उनकी आंखों में एक सच्ची चमक और होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने माया की तस्वीर की ओर देखा और उन्हें महसूस हुआ कि आज उनकी पत्नी की आत्मा को सच में शांति मिली है। रुद्र पैलेस अब एक आलिशान जेल नहीं, बल्कि खुशियों का एक सच्चा आशियाना बन चुका था। दोस्तों, विक्रम प्रताप सिंह की इस कहानी ने हमें सिखाया कि कभी-कभी हमें अपनी यादों के बोझ को हल्का करने के लिए किसी अजनबी के सहारे की जरूरत होती है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आपको ये विस्तृत कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसी ही और लंबी और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें।